Good morning, everyone. Let's continue with our next topic, that is land resource. As we have started our lesson resource and development, and our next topic after the last one, what we have discussed regarding the conservation of different resources, because these are scarce, our land resource. Land is one of the important resource because most of our requirements are fulfilled through land. Either these are in the form of shelter to make buildings, or the crops we grow as a food, or the pasture for the animals. So most of the requirements, either it's mining, तो चाहे हम माइनिंग करें, चाहे हमारे जानवरों को चराने के लिए जो भी चारा उगाएं, चाहे हमारे साथ जो हमारी फसलें हैं खाने के तौर पर फसलें उगाएं, उसके बाद हमारे पास अगर हम खेती के लिए जमीन के साथ साथ बिल्डिंग बनाए रहने के लिए सारे रिसोर्स कहां से पूरे होते हैं? लैंड से। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि लैंड है वो हर जगह इस्तेमाल के लायक नहीं है। अब इसमें हमारा अगर डिवीजन की बात करें भारत के अंदर, तो लगभग हमारे टोटल जो लैंड एरिया अवेलेबल है उसका 43% तो प्लेन्स के तौर पर। इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया, सबसे प्रोडक्टिव है। उसके बाद हमारे पास माउंटेन्स हैं 30%। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोवाइड वाटर बिकॉज मोस्ट ऑफ द mountains or especially the Himalayan region is snow bounded and it provide perennial rivers. It provide water through perennial rivers, as well as for these are important for tourism. Then after plateaus, which are the region of mineral resource, जो हमारे लिए संसाधन किसके तौर पर? मिनरल्स वगैरह के लिए। अब ये हमारा 3 प्रकार का डिवीजन है इसमें कि प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, और हमारे पास लैंड यूज के लिए अलग अलग चीज के आधार पर इस्तेमाल होती है कि ऊपर की टोपोग्राफी, ऊपर की बनावट कैसी है, वो मैदानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है, क्लाइमेट कैसा है वहां का, वहां की सोइल कैसी है, तो ये सारी चीजें उसके ऊपर मैटर करती हैं। तो उसके आधार पर हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो भारत में जो लैंड यूटिलाइजेशन है, जो लैंड यूटिलाइजेशन वो कैसा है? हमारे पास सबसे पहले फॉरेस्ट, हमारी जो लैंड है उसमें बहुत सारी जगह ऐसे हैं, खासकर जो माउंटेनियस एरियाज हैं या फिर वेस्टर्न घाट्स के आसपास का रीजन है, फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट आते हैं। देन आफ्टर नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ जमीन हमारे पास ऐसी है जो कि खेती के लिए अवेलेबल नहीं है। अब इसमें एक वर्ड आपकी बुक में अगर पढ़ोगे, एक्सेप्ट फैलो लैंड, इसमें एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड कौन सी चीज को हमने जानबूझ के खेती के लिए नहीं इस्तेमाल किया है, तो वो हमने इसमें काउंट नहीं किया। उसके अलावा हमारे पास क्या है, वो अवेलेबल कैसे नहीं है? बैरन और वेस्टलैंड, या तो वो बंजर जमीन है या वो इस्तेमाल नहीं हो सकती, जैसे पहाड़ी इलाका है खेती के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। देन आफ्टर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, कुछ लैंड हमारे पास ऐसी है जिसको कि हम नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज से इस्तेमाल करते हैं। कैसे? वी आर गोइंग टू मेक इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज लगा दी। फॉर आवर हाउसेज वी क्रिएट बिल्डिंग्स, हमने बिल्डिंग बना दी। माइनिंग के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया, तो ये कौन सी इस्तेमाल है? खेती नहीं हो पा रही है, बाकी चीजों के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारा नॉन एग्रीकल्चर यूज हो गया उसमें। अब उसके बाद ये हमारा फॉरेस्ट, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, स्पेशली एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, जो हमने खाली छोड़ी, उसके अलावा जमीन है फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स एज वेल एज फॉर माइनिंग एक्सेट्रा। देन आफ्टर अदर अनकल्टिवेटेड, ये तो हम जो नहीं, उसके अलावा तो दूसरी जो बिना खेती के है वो कौन सी है? मिसलेनियस ट्रीज, बहुत प्रकार के पेड़ पौधे, हालांकि इट इज कैन बी द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट आल्सो, कि वो पेड़ पौधे कई प्रकार के जिनका की इस्तेमाल ज्यादा हमारे लिए नहीं हो पाता है, तो वो मिसलेनियस ट्रीज है, क्रॉप्स है हमारे पास बहुत सारे, कई प्रकार के पेड़ पौधे, कई प्रकार की प्रजातियां पेड़ों की हैं। उसके बाद अनकल्टिवेटेड, वो जमीन जो कि पिछले 5 साल से जिस पर कोई खेती नहीं की गई, कम से कम पिछले 5 साल जिस पर कोई खेती नहीं की गई। खेती की जा सकती है लेकिन हो सकता है वो द क्वालिटी ऑफ दैट लैंड इज नॉट गुड, और देयर माइट बी द कॉस्ट इज मोर देन द प्रोडक्शन, की लागत जो है वो ज्यादा हो प्रोडक्शन से, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, वो जमीन को इसलिए खाली 5 साल तक छोड़ दिया। उसके बाद है फैलो लैंड।
फेलो लैंड क्या होता है, हम जो जानबूझ के खेती के लायक जमीन को खाली छोड़ देते हैं, कई बार जस्ट टू रिटेन द फर्टिलिटी। आप अपने आसपास देखिए, उसके पास जमीन ज्यादा होती है, एक पार्टिकुलर सीजन में उन्होंने खेती की, उसके बाद एक सीजन में उसको खाली छोड़ दिया गया, ताकि उसके अंदर जो हमारे पास डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो, उसके बाद फर्टिलिटी गेन कर ले, वापस जमीन को समय मिले फर्टिलिटी गेन करने का। तो फेलो लैंड, इसमें भी है करंट फेलो। करंट फेलो का मतलब अब जिस पर खेती नहीं कर रखी है, यानी एक साल में हम नेट सोन एरिया आगे बढ़ेंगे तो हम किस कौन जमीन को काउंट करते हैं जहां कम से कम साल में एक फसल उगाई जाती हो। एग्रीकल्चर ये मानते हैं कि जिसमें कम से कम एक फसल उगाई जाती हो। तो करंट फेलो में क्या है, उस साल कोई फसल नहीं उगाई, करंट फेलो है। अब उसके बाद दूसरी कौन सी है, फेलो लैंड वेयर फ्रॉम लास्ट 1 to 5 years। अब देखो उसमें अनकल्टिवेटेड में पहले पढ़ा था आपने, लेकिन उसमें था मोर देन 5 years, यहाँ क्या 1 to 5 years। हो सकता है पिछले 2 साल से कोई फसल नहीं उगाएगी हो, 3 से नहीं उगाई, 4 से नहीं उगाएगी हो, तो 1 to 5 तो वो फेलो लैंड में आ जाएगी। अब हमारे पास लास्ट है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या है, साल में किसी भी जमीन पर एग्रीकल्चरल लैंड जो भी है हमारे पास पर खेती हो सकती है और साल में कम से कम एक फसल उगाई जाए, वो काउंट हो जाएगी नेट सोन एरिया में। इसी के अंदर एक डेफिनेशन और दे रखी है, ग्रोस क्रॉप एरिया। ग्रोस में क्या आ जाएगी, अब एग्जांपल के नेट सोन एरिया क्या है कि आपके पास, आप किसान हैं और 1 एकड़ जमीन आपके पास अवेलेबल है, आपने साल में केवल एक फसल उगाई, आपने साल में केवल इसके ऊपर एक फसल उगाई, तो नेट सोन एरिया में कितना आ गया, 1 एकड़। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर साल के अंदर 2 या 3 फसलें, मान लो 2 उगाई, तो ये क्या है 1 नेट सोन एरिया 1 क्रॉप, वो किस में आ जाएगी, ग्रोस में आ जाएगी। नेट सोन तक तो 1 तक ही काउंट होगी, 1 के बाद जितनी फसलें उगाई तो किस में आ जाएगी, ग्रोस में। यानी अगर आपने इसमें 2 की बजाय 3 उगाए, 2 की 3 बार इसमें खेती की उस एक एकड़ जमीन, तो कितनी ग्रोस में कितनी आ जाएगी, 3 एकड़ काउंट होगी। यानी कितना एरिया, ट्रिपल हो गया एरिया, क्योंकि फसलें 3 उगाई, ग्रोस में आएगी। नेट में केवल एक फसल काउंट करते हैं हम। तो ये तो था हमारे पास लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन में फर्स्ट फॉरेस्ट है हमारे पास, उसके बाद नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो जमीन तो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, चाहे तो बंजर जमीन है चाहे खाली जमीन पड़ी है। नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए इस्तेमाल हो रही है, जैसे हमने बिल्डिंग्स वगैरह बना दी, माइनिंग के लिए इस्तेमाल कर दिया, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर दी। उसके बाद अदर अनकल्टिवेटेड, और वो जमीन तो खेती के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, इसमें मिसलेनियस ट्रीज की कई प्रकार की प्रजातियों, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स वर देयर और ट्रीज वर देयर। उसके बाद अनकल्टिवेटेड फॉर लास्ट 5 years, पिछले 5 साल से इसके ऊपर कोई खेती नहीं की गई है। उसके बाद थी फेलो लैंड। फेलो लैंड जो हम जानबूझ के जस्ट टू रिटेन द फर्टिलिटी हम खाली छोड़ देते हैं। उसमें करंट फेलो जो इस साल छोड़ दी इस एग्रीकल्चर सीजन में, और बाकी जो फेलो लैंड हो किसमें आ जाएगी, पिछले 1 से 5 साल, यानी इस साल भी नहीं की, पिछले साल भी नहीं की थी, हो सकता है इसी प्रकार कंटिन्यू 3-4 साल से नहीं होगी। फिर था नेट सोन एरिया। एक एग्रीकल्चर सीजन में कोई भी एक फसल जिस जमीन पर उगाई जाती है नेट सोन एरिया में काउंट होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा में उगाया जाए तो नेट सोन एरिया के अलावा जो है वो ग्रोस में आएगी और नेट सोन उसमें जोड़ दिया जाएगा। यानी मैंने एग्जांपल दिया, नेट सोन एरिया में 1 एकड़ जमीन में अगर आपने एक फसल उगाई तो नेट सोन एरिया में आ गई 1 एकड़ आपने खेती कर ली, एरिया काउंट होगा 1 एकड़। लेकिन अगर आपने उसी जमीन के ऊपर 3 बार फसलें उगाई तो 1 तो एकड़ कहाँ गया था नेट में, 2 कहाँ जाएगा ग्रोस में, और ग्रोस में और क्या होता है साथ में प्लस नेट आएगा, टोटल जमीन कितनी हो जाएगी 3 एकड़, क्योंकि एक नेट की 1 थी 2 इसकी थी। तो ग्रोस में सारी जितनी बार फसलें उगाओगे उतनी जमीन बढ़ जाएगी, नेट में केवल 1 बार काउंट होगी। अब हमारे पास ये सारा इस्तेमाल होने के बाद है भारत में लैंड यूज पैटर्न क्या है, व्हाट द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज पैटर्न में अगर भारत की बात करें तो हमारे पास भी डिफरेंट पर्पसेज इनके लिए इस्तेमाल होती है अलग अलग प्रकार से। उसमें हमारे पास जो टोटल रिकॉर्ड है जमीन का, जो लैंड यूज पैटर्न का हमारे पास टोटल रिकॉर्ड है, उसमें केवल हमारे पास 93% लैंड का ही रिकॉर्ड है। टोटल एरिया कितना है भारत का, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसमें से 93% का रिकॉर्ड क्यों है, क्योंकि हमारे पास कुछ इलाका ऐसा है नॉर्थ ईस्ट का, एक्सेप्ट आसाम, जो उधर के 7 स्टेटों में, जहां आसाम को छोड़ दे तो पूरा सर्वे नहीं हुआ है लैंड का, बाकी है। उसके अलावा हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, एक आप आजकल बहुत चल रहा है लद्दाख, अक्साई चीन, कुछ हिस्सा तो चीन ने हमारा कब्जा कर रखा है, वो भी 3.28 में तो है, लेकिन यहाँ इसको काउंट नहीं किया क्योंकि हमारे इस्तेमाल में नहीं है। तो हमारे पास डाटा जो अवेलेबल हो तो 93% के हैं। उसमें हमारे पास इस्तेमाल में जो जमीन आ रही है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है कि हमारे पास लगातार जो लैंड यूज है वो खासकर एग्रीकल्चर के लिए कम होता जा रहा है। किस वजह से, या तो हमने बिल्डिंग्स वगैरह डेवलप कर ली, इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप कर ली, माइनिंग को हमने डेवलप कर लिया,
उसकी वजह से ऐसा होता जा रहा है कि हमारे पास लगातार लैंड यूज पैटर्न में एग्रीकल्चर के लैंड लगातार कम होती जा रही है। लैंड यूज पैटर्न में, इसमें लैंड यूज पैटर्न में देखो कि पैस्चर लैंड वो भी कम होती जा रही है। पैस्चर लैंड कौन सी? जो कि गांव के लिए कॉमन लैंड हुआ करती, जहां जानवर चला सकते थे। देन व्हाट विल बी द कंसीक्वेंस, उसके परिणाम क्या होंगे जब जानवरों को चारा ही नहीं मिलेगा? अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू लिव ओवर कैटल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, उनकी संख्या लगातार कम होगी, कहां सर्वाइव करेंगे। उसके साथ साथ हमने देखा हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, जो कि हमने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 राष्ट्रीय वन नीति बनाई थी 1952 में, उसके अनुसार हमारी 33% के ऊपर कम से कम वन होने चाहिए। यानी टोटल जो लैंड एरिया है उसका 33% के ऊपर फॉरेस्ट होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी लगातार कम होता जा रहा है कि हमारे पास इतनी जमीन के ऊपर फॉरेस्ट नहीं है, तो वो लगातार हमारे पास कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार हमारे पास जो लैंड यूज है उसके अंतर्गत खेती की जमीन लगातार कम हो रही है, चाहे हमने उसमें बिल्डिंग बनाई हो, चाहे माइनिंग कर दी हो, चाहे हमारे पास उसके साथ फॉरेस्ट को हमने काट डिफोरेस्टेशन कर दिया गया। अब हमारे पास लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन, डिग्रेड कैसे, उसके साथ इतना सब कुछ तो है, हम डिग्रेड भी कैसे करें, लगातार डिफोरेस्टेशन हो रहा है हमारे पास। उसके बाद वेस्ट है जो वो उसके अंदर डाला जा रहा है। उसके साथ साथ माइनिंग के बाद हमारे पास लैंड डिग्रेडेशन में हमने माइनिंग की, देन आफ्टर इट लेफ्ट ए लार्ज स्केल, हमने गड्ढे खोदने के बाद माइनिंग की, हमें मिनरल्स निकाले, जगह ऐसे कैसे रहेगी गहराई में। देन आफ्टर व्हाट एवर सोयल वाज टेकन अवे फ्रॉम दैट माइनिंग, उस माइनिंग के दौरान जो हमने मिट्टी निकाल दी वो ऐसे कैसे बाहर छोड़ दी, उसके बर्डन पूरे ढेर लगा दिए उसकी वजह से। उसके साथ साथ ओवर ग्रेजिंग, ये स्टेट वाइज दे रखा है हमने। स्टेट वाइज में हम देखोगे कि हमारे पास स्टेट वाइज में क्या, माइनिंग के लिए हम ज्यादातर छोटा नागपुर रीजन है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, वहां हमारे पास प्रॉब्लम माइनिंग की, जहां हमने गड्ढे भी छोड़ दिए और उसके साथ जो ढेर लगा हुआ था मिट्टी का उसको बेसिकली छोड़ दिया, खेती के लायक नहीं रही। दूसरा, माइनिंग के लिए हमने डिफोरेस्टेशन किया, उस जगह को साफ करने के लिए पेड़ काट दिए गए। उसके बाद गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें मध्य प्रदेश में एक परेशानी और ओवरग्रेजिंग की, जानवर ज्यादा रखते हैं, कैटल्स रखते हैं, हर्डिंग करते हैं वो, तो उसके लिए जानवरों को जगह जगह घुमाने से कि हमारे पास जो पैस्चर लैंड है उसके अंदर दोबारा फॉरेस्ट जनरेट नहीं हो पाते। उसके साथ साथ बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज के लिए हमने डिफोरेस्टेशन किया, उसके लिए हमने पेड़ काटे। तो हमारे पास अगर पंजाब हरियाणा की बात करें तो हमारा लैंड डिग्रेडेशन किस प्रकार हुआ, ओवर इरिगेशन, हमने सिंचाई ज्यादा की जिसकी वजह से सैलिनिटी आ गई, तो उसकी वजह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन हुआ। अब इन सारी चीजों को लैंड कंजर्वेशन, इसको हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? देखो अब तक हमने कितने मेजर बनाए, लैंड डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो क्या करें, एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाएं। उसके साथ जो पैस्चर लैंड है देयर मस्ट बी सम रूल एंड रेगुलेशंस, उसके लिए नियमित कुछ नियम हो कि किस प्रकार उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इट मस्ट बी मैनेज प्रॉपरली, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो। दूसरा, हम जो वेस्टेज इंडस्ट्री से बाहर डालते हैं उसके लिए भी ट्रीटमेंट हो कि उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाए या बाहर उसको उसके बाद डाला जाए। तो उसके लिए हम लैंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसको डिग्रेडेशन से बचाने के लिए लैंड कंजर्वेशन की जरूरी है। तो हमारा टॉपिक यह लैंड रिसोर्स में हमने पढ़ा किस प्रकार हम यूटिलाइज कर रहे हैं इंडिया में, लैंड यूज पैटर्न क्या है इंडिया का, लैंड डिग्रेड किस प्रकार हो रही है और लैंड कंजर्वेशन किस प्रकार कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, ऑलवेज रेफर टू योर बुक फर्स्ट, आप बुक साथ में रखें, बुक में पढ़ें, उसके बाद एक बार टॉपिक को उसमें देखने के बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता तो ऐसा नहीं कि आप सब कुछ वीडियो में ही कवर करें, क्योंकि वीडियो में वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ब्रीफ, क्योंकि हमारे पास एक लेसन को 40-50 मिनट जो हम क्लास में 40 या 35 मिनट लेते हैं क्लास में, वो टाइम हमारे पास वीडियो में नहीं होता, हम 15 से 20 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। तो हो सकता है ब्रीफ में बताया गया टॉपिक वर्ड बाय वर्ड इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए पहले बुक को रेफर करें, उसके बाद अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए देन यू कैन कॉल मी और लीव ए मैसेज फॉर मी। थैंक यू।